चलो सो हाय फ्रेंड्स, मैं सीएम विपुल शाह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है रेपो रेट अनचेंज, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पास या फेल। तो आज अपन इस पर डिस्कस करने वाले हैं एंड एज ए इन्वेस्टर उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर क्या होगा उसका भी अपन एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे ना। आगे बढ़ने से पहले अपने को पहले समझना है कि ये रेपो रेट होता क्या है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है रीपर्चेसिंग ऑप्शन और रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट। दिस इज द एक्चुअल लॉन्ग फॉर्म ऑफ रेपो रेट, करेक्ट ना। तो अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेपो रेट होता क्या है और इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। बट आगे बढ़ने से पहले एक आपको मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे ये पैंडेमिक चालू हुआ, करेक्ट ना, तो वी वेर सर्चिंग फॉर गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, क्योंकि अच्छा लोगों के इनकम तो कम ही हो गए, बट जो भी इनकम बचे थे या जिन लोगों ने इधर उधर इन्वेस्ट किए थे वो सब डर के देख रहे थे कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। बैंक एफडी में उस समय 7-1% इंटरेस्ट मिलता था, करेक्ट ना। एंड बाकी स्टॉक और म्यूचुअल फंड तो लोगों को रिस्की लग रहे थे क्योंकि पैंडेमिक की वजह से कंपनी बंद हो गई। अरे प्रोडक्शन है तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी, एंड दैट वाज द राइट थॉट एट दैट टाइम। तो उस समय मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने बाद में लैंड रोवर एंड जैगवार जैसे कंपनी को टेक ओवर किया था। तो उनके टेक्नोलॉजी की वजह से टाटा मोटर्स का सेल बहुत बढ़ गया एंड लगभग उस स्टॉक ने 150% रिटर्न दिया इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो स्टोरी का मोरल क्या है? इट्स नॉट दैट आई हैव अर्न 150%। द मोरल इज कि अगर आपने भी स्मार्ट इन्वेस्ट किया तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। मार्केट में देयर आर पीपल हु आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आई एम टॉकिंग, करेक्ट ना। सो मेरा तो एक एग्जाम्पल था। तो आपको भी क्या करना है, स्मार्ट इन्वेस्टर बन के इन्वेस्ट करना है। अभी आप बोलेंगे हम स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं सर? तो उसके लिए मैंने आपको एक नीचे लिंक दिया है, करेक्ट ना। वो लिंक को क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डिमैट अकाउंट विथ एंजल ब्रोकिंग, करेक्ट ना। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारा रिसर्च करके दिया हुआ है। वहाँ पे आपको टूल्स दिए हुए जिससे बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल आपको कितने साल इन्वेस्ट करना है, करेक्ट ना। वो ऐप आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कंसिडरिंग योर रिस्क प्रोफाइल। प्लस वहाँ पे पर्सनलाइज एडवाइजर भी है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ऐप में मिलेंगे। तो एक बार नीचे लिंक दिया है, उसको आप क्लिक करके फटाक से अकाउंट खोल दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा या आप अच्छे से रिसर्च करके शेयर्स ले पाओगे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं अपन मॉनेटरी पॉलिसी तरफ कि ये होता क्या है और इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। नाउ पहले अपने को समझना है कि सर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे अपने को जब पैसे की ज़रूरत है अपन बैंक से लोन लेते हैं। वैसे बैंक को जब लोन की ज़रूरत होती है तो वो किससे लोन लेंगे? आरबीआई से लेंगे। मतलब बैंक को भी पैसा कम पड़ता है, यस बैंक को भी पैसा कम पड़ता है, सो दे टेक लोन फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लेते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो व्हेन बैंक्स टेक मनी फ्रॉम आरबीआई दे टेक सम इंटरेस्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज द रेपो रेट। एंड उल्टा हो गया, मतलब सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई को पैसे की जरूरत है, ऐसा भी होता है। यस काफ़ी बार वो पर्पसफुली करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कब करते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो काफ़ी बार क्या होता है, आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है, सो दे टेक मनी फ्रॉम द बैंक, सो दे टेक ऑल द मनी फ्रॉम द बैंक। तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सो जो बैंक को जरूरत है तो बैंक लोन लेगी आरबीआई से, रेपो रेट। जब आरबीआई को जरूरत है, सेंट्रल बैंक को पैसे की जरूरत है, तो उल्टा होगा, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दिया है। अभी क्वेश्चन है, ये जो रेट है ये गवर्नमेंट ने स्टेबल रखे हैं, है ना। ये रेट इस बार चेंज नहीं किया, तो इसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या मैं आपको पहले बताता हूँ। इसका कनेक्शन डायरेक्टली इन्फ्लेशन से है। अभी इमेजिन सिचुएशन जहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में लिक्विडिटी क्या बहुत ज़्यादा है। अभी लिक्विडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए मेरे को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। सो पीपल आर कीपिंग मोर मनी इन लिक्विड फॉर्म। जैसे इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो अपना इन्वेस्टमेंट करने का ताकत कम हो जाता है, बिकॉज वही चीज़ बाय करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा पैसा लगता है। सो पहले मेरे को 100 रुपये मिलता था तो मैं 20 रुपये इन्वेस्ट करता था, अभी मैं 10 रुपये ही कर रहा हूँ। सो आई एम कीपिंग मोर मनी इन लिक्विड फॉर्म सो दैट आई कैन बाय दैट कमोडिटी, है ना। तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, जो मैंने यहाँ पे दिया है। तो अभी जब भी मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो बैंक क्या, तो आरबीआई क्या करती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए? दे टेक अवे ऑल द मनी फ्रॉम द बैंक, क्योंकि लोन कौन देता है? बैंक ही देता है। तो ये बैंक का पैसा पूरा ले लेती है ना। बैंक का पैसा पूरा लेगी तो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, तो मार्केट से लिक्विडिटी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड उल्टा हो गया, करेक्ट ना। आपको समझा मैंने क्या कहा कि जब लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है तो आरबीआई क्या करती है? बैंक से पैसा उठा लेती है। एंड बैंक उनको क्यों देगी? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं वो, तो बैंक को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा।
करेक्ट। तो बैंक पूरा पैसा उनको देगी तो लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, करेक्ट ना। तो उल्टा भी होता है। तो आरबीआई क्या करती है, बाय मैनेजिंग दीज टू रेट्स, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, दे मैनेज द लिक्विडिटी। वो चाहते हैं कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो मार्केट में, तो दे विल रिड्यूस द रेट। रेपो रेट क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा एंड बैंक विल बी एबल टू गिव मोर लोन। सो बाय कंट्रोलिंग दिस रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई क्या करती है, इंडियन इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है उसका फ्लो कम ज़्यादा करती है, जितना रिक्वायर्ड उतना। जब उनको लगता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा है, रेपो रेट बढ़ा देती है, तो फिर बैंक पैसा ज़्यादा आरबीआई को देंगे। लिक्विडिटी कम है तो आरबीआई रेट कम कर देगी ताकि बैंक बोरो करके आपको पैसा दे पाए, ताकि आप बिजनेस चला पाए, करेक्ट ना। सो वी वांट बैलेंस। तो ये यहाँ पे दिया। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा अपने इकोनॉमी से, ये अपने को जानना है। ये तो मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे पैंडेमिक खत्म हो गया, खत्म होने के बाद जब मतलब पैंडेमिक आया इनिशियली, तो बैंक को डर क्या था कि हमने इतने लोगों को लोन दिया है, वो लोन वापस नहीं कर पा रहे, मतलब ईएमआई नहीं भर पा रहे, क्योंकि उनके बिजनेस ही बंद है, तो कहाँ से ईएमआई बंद करेंगे, ईएमआई देंगे वो। अभी ईएमआई नहीं आएंगे, बैंक के पास पैसा अगर कम आ गया तो बैंक लोन कैसे देगा, एंड बैंक लोन नहीं देगा तो बैंक चलेगा कैसे, करेक्ट। एंड जिन लोगों को लोन दिया वो अगर डिफॉल्टर बन गए तो बैंक को तो ताला लग जाएगा, करेक्ट ना। तो बैंक के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एंड गवर्नमेंट ने दिया था लोन मॉनिटरियम कि जहाँ पे आपको लोन रिपे करने की जरूरत नहीं है, आप बाद में दिया तो भी चलेगा। तो इसकी वजह से बैंक प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि बैंक में आने वाला पैसा तो कम ही हो गया ना, कि गवर्नमेंट ने लोन मॉनिटरिंग दे दिया तो अपन ईएमआई भरे नहीं, जिन लोगों ने लोन लिए थे, 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो इस केस में बैंक को तकलीफ होगी कि बैंक लोन कैसे देगी। तो उस समय आरबीआई ने बैंक का भी ख्याल रखा। आरबीआई एज अ श्री प्रभु राम बन के प्रकट हो गई एंड उन्होंने बैंक को कम दाम में पैसा दिया ताकि बैंक आगे लोन देके उनका बिजनेस चला पाए। इसलिए 1 साल में कोई भी बैंक बंद नहीं हुई, इवन तो पैंडेमिक में लोन मॉनिटरिंग था, आपने लोन का ईएमआई नहीं दिया, तो आरबीआई ने बैंक को पूरी मदद की। आरबीआई ने बैंक को क्या की, पूरी मदद की, सो दैट वो प्रॉपरली बैंक बंद नहीं हो। नहीं तो बैंक तो बंद नहीं होता चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनको पैसे नहीं आए तो लोन कहाँ से देंगे, आप सोचो ना। तो आरबीआई ने एज अ प्रभु श्री राम पूरे बैंक्स को इंडिया में मदद की एंड उन्होंने वो बैंक को इनफ लोन देके, कम दाम में लोन देके वो लिक्विडिटी क्या की, मेंटेन की। सो दिस इज द रोल प्लेड बाय बैंक आरबीआई इन द पैंडेमिक। आपका भी भला किया, बैंक का भी किया। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया कि जैसे पैंडेमिक खत्म हो गया, सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई, सब जगह पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, बट प्रॉब्लम क्या होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद भी जो चैलेंजेस है इंडस्ट्री में अभी भी कम नहीं हुए। जैसे अगर आपको पता है कि सभी कार्स के लिए वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो जो सेमीकंडक्टर चिप है वो नहीं मिल रहा है, तो कार का सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि खाली वेटिंग है ना, 4-4, 6-6 महीने का वेटिंग ही है, लोगों को कार ही नहीं मिल रहा है, तो लोग कार बुक ही नहीं कर रहे, तो उनका सेल खाली वो डिमांड का मतलब बुकिंग का 5-10 रुपये मिल रहा है, उसको सेल थोड़ी बोलते हैं। कुछ लोग बाद में फिर कैंसिल कर देते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, बिकॉज क्लाइमेटिक चेंजेस आपको पता है, कभी भी बारिश आता है, कुछ भी होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो इंडस्ट्री में अलग अलग, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत हाई है, उसके वजह से प्रॉब्लम है। तो ये पैंडेमिक उठने के बाद भी अभी अपन धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, बट अपन स्टिल इतना रिकवर नहीं हो पा रहे। तो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना क्या है कि ये जो अपने इंडियन इकोनॉमी ओपन अप हुआ है, बट उसको उस लेवल तक आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर जो है 21-22, तो लास्ट क्वार्टर आएगा जैन फेब मार्च, उसका इन्फ्लेशन रखा है 5.7%। कितना रखा उसका इन्फ्लेशन रेट, 5.7% होगा। एंड इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट वो स्लो रेट से ग्रो कर रही है, ठीक है ना। बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दी है, तो भी मार्केट में रेट इतने, जैसे पेट्रोल डीजल पैंडेमिक के पहले से रेट उसका ज़्यादा है, तो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज नहीं भी किया तो भी वो रेट्स कम, इतने कम नहीं हो रहे। गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम कम कर दिए, डीजल के दाम कम कर दिए, बट पैंडेमिक के पहले जो रेट्स है उससे अभी भी वो ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी उनका इनकम रिकवर करना है जो उनका लॉस हुआ है ड्यूरिंग कोविड पीरियड। तो उसकी वजह से ये जो आरबीआई ने रेट अनचेंज रखा है, करेक्ट ना। जो पॉवेल करके चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, उन्होंने बोला कि इंडियन इकोनॉमी जो रेट कांस्टेंट रखा है, मतलब कम ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने कांस्टेंट रखा है, और उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा ऐसा उनको लगता है। यस, एंड अगर इतना फ़ायदा नहीं होगा तो डेफिनेटली एज ए इन्वेस्टर अपने को चेक करना पड़ेगा कि अपन ने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है उस रिटर्न पे इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि नाउ यू हैव टू एनालाइज कि अगर रेट अनचेंज होते हैं तो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि मैंने कहा कि इंडस्ट्री में अभी भी प्रॉब्लम है, पेट्रोल डीजल के प्राइस अभी भी ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम कार में अभी भी है, एग्रीकल्चर कमोडिटी फूड के प्राइसेस देखो कितने बढ़ गए,
पैंडेमिक से भी ज़्यादा रेट्स अभी हो गए, तो सब जगह पे इन्फ्लेशन बहुत हाई रेट पे है, एंड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में चेंज करना पड़ेगा, बट आरबीआई ने वो नहीं किया है। तो उनका ऐसा मानना है कि ये इन्फ्लेशन इतना कंट्रोल नहीं होगा, एंड जब इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तो अगेन लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा, एंड फ्यूचर में बैंक को भी प्रॉब्लम आएगा, फिर अपने को भी एज ए इन्वेस्टर प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज वील हैव लेस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये सबका इम्पैक्ट अपने को जानना पड़ेगा। तो एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू एनालाइज ये जो इन्फ्लेशन रेट अभी रेपो रेट अगर चेंज नहीं होते तो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है Q4 में, उसके हिसाब से डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट पे भी उसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं इसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपको बताऊंगा। अभी मैंने जस्ट बता दिया कि ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि ये रेपो रेट अनचेंज होने से मेरे पे क्या इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा, एंड जब इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट होगा तो मेरी जेब पे भी जरूर इम्पैक्ट होगा, करेक्ट ना, एंड मेरी जेब पे इम्पैक्ट होगा तो मेरे रिटर्न्स भी अफेक्ट होंगे। सो इनडायरेक्टली आपके रिटर्न्स में भी ये हिट करेगा। कैसे करेगा, डिपेंड्स, ये इन्फ्लेशन कितना ग्रो होता है, कितना कम होता है, उसके ऊपर पूरा है, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जैसे मेरे पास नया डेटा आ जाता है, जैसे मेरा रिसर्च इस पर चल रहा है, जैसे मेरे को कुछ गुड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, एंड अगले वीडियो तक वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।